चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मेन नेचुरल रिसोर्सेस। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो आज हम लोग इस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं मेन नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें से रिवाइज्ड सिलेबस में कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई है, तो ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अंदर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हम लोग को ये पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग जो है बच्चों, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हम लोग उनकी बात जो है करने जा रहे हैं। तो रिसोर्स कोई भी चीज है जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिले। फॉर एग्जांपल, आप इस समय जो मोबाइल यूज में ले रहे हो वो भी आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। प्रेजेंट टाइम में अभी जस्ट अभी की अगर हम लोग बात करें तो आपके लिए ये एक नॉलेज का रिसोर्स है कि आपको मोबाइल की हेल्प से पढ़ाई करने को मिल रही है, आपको नॉलेज मिल रही है, तो नॉलेज का रिसोर्स हुआ आपके लिए। ठीक है, तो रिसोर्स कोई भी चीज हो सकता है जिससे आपको कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिले, और अगर ये रिसोर्स नेचुरली नेचर ने अपने आप बनाया है तो ये आपके लिए नेचुरल रिसोर्स बन जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास में आता है वो है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। सबसे पहला आता है बच्चों टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन। अब भाई हमें क्लासिफिकेशन का मतलब पता है कि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस को, चीजों को एक ग्रुप के अंदर रखना। अब ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है, आधार बेसिस जो है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आपकी क्लास को मैं कहूं कि मुझे क्लासिफाई करना है तो मैं एक क्लासिफिकेशन कर सकता हूं जेंडर के बेसिस पर कि गर्ल्स एक क्लास में और बॉयज दूसरी क्लास में, या मैं क्लासिफिकेशन आपकी क्लास का कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स और परसेंटेज कि भाई ऐसे बच्चे जो कि 80% अबव हैं वो एक सेक्शन में, जिनके कम है 80% से वो एक अलग सेक्शन में। या कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है कि रोल नंबर वाइज कर सकता हूं कि रोल नंबर 1 to 20 एक क्लास में और 20 to 40 जो है दूसरी क्लास में। कहने का मतलब ये कि अगर आपने क्लासिफिकेशन का आधार बेसिस अलग अलग आपने बेसिस लिए तो आपको अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन भी हम लोग डिफरेंट बेसिस पर कर सकते हैं। सबसे पहला जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। सबसे पहला है बच्चों डेवलपमेंट एंड यूज। तो आपका नेचुरल रिसोर्स कैसे डेवलप हुआ है और उसका किस प्रकार हम लोग कैसे हम लोग यूज ले रहे हैं, इसके बेसिस पर हम लोग दो क्लासेस जो है नेचुरल रिसोर्स की वो बनाते हैं। एक तो है आपका एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा है इसमें पॉसिबल रिसोर्स। देखो एक्चुअल रिसोर्स क्या है, ये वो रिसोर्स है जिसका एक्चुअल अमाउंट, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, उसकी एक्चुअल अवेलेबिलिटी, मतलब कहाँ है, कितना है, कैसे उसका यूज लेना है, ये सब कुछ हमें उसके बारे में सारी नॉलेज है, हमें सब कुछ उसके बारे में पता है। उसे आप एक्चुअल रिसोर्स या फिर रियल रिसोर्स भी कह सकते हो। जैसे कि कोल, हमें पता है कि भैया कोल जो है कोयला कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ पे उसकी माइनिंग करनी है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से होता है। या जो ऑयल है वो, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल रिसोर्स उस रिसोर्स को बोलते हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है
पर हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो हमें बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके। आज तो हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर फ्यूचर में उसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में एक बहुत अच्छा रिसोर्स साबित होगा। तो पॉसिबिलिटी से हमने बनाया है पॉसिबल रिसोर्स। जैसे कि लद्दाख में यूरेनियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया। अब यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसमें पॉसिबिलिटी है एनर्जी प्रोवाइड करने की, एक रिसोर्स साबित होने की। पर आज के टाइम पे उसकी सारी प्रॉपर्टीज या फिर सारी एप्लीकेशंस हम लोगों को नहीं पता, पर फ्यूचर में हम लोग पता लगा सकते हैं। इस वजह से जो लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा आपके लिए पॉसिबल रिसोर्स का। ठीक है, तो ये पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन आपका हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि आखिर आपका रिसोर्स बना कैसे, कहां से डिराइव हुआ है। इसको भी हम लोग बच्चों दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो सकता है बायोटिक और दूसरा आपका हो सकता है ए बायोटिक। देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग और ए का मतलब होता है एब्सेंट। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके लिए रिसोर्स साबित हो, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको कोई भी फायदेमंद चीज मिले, तो वो आपके लिए बायोटिक रिसोर्स बन जाएगा। जैसे कि हम लोग गाय भैंस मतलब कैटल जो है उनकी रियरिंग करते हैं, क्यों? ताकि उनसे हमें मिल्क, दूध मिल सके, या फिर गोबर गैस प्लांट के लिए जो है उन्हीं का एक्सक्रीटा वेस्ट जो है वो काम में लिया जाता है, या फिर जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें काम करने के लिए, है ना। तो उनसे हमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। प्लांट्स का एग्जांपल ले लो, खाने पीने की चीजें, लकड़ी मिल रही है उनसे, दवाइयां उनसे मिल रही है, एयर, बारिश में हेल्पफुल है, दुनिया भर के जो है फायदे हैं। ठीक है, तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बायोटिक रिसोर्स बन जाते हैं। एबायोटिक रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स हो पर उनसे हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिले, फॉर एग्जांपल वाटर, पानी। पानी से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाना हो, चाहे पानी को एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन हम लोग यूज में ले सकते हैं, है ना। पीने के लिए हमें पानी की जरूरत है, एयर, हवा। तो एयर, सॉइल, वाटर, लाइट, रेनफॉल, ये सभी हमारे लिए एबायोटिक रिसोर्स बन जाते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन नेचुरल रिसोर्सेज का किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। कि भाई आप जो रिसोर्स की बात कर रहे हो वो हर जगह मौजूद है या लिमिटेड स्पेसेस पर, लिमिटेड जगह पर ही पाया जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग इसे भी दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक तो है यूनिवर्सल और दूसरा होता है लोकल। यूनिवर्सल का मतलब है जो कि इक्वली हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर जगह पर पाया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल एयर ले लीजिए, है ना, हवा हर जगह पर पाई जाती है, तो एयर एक यूनिवर्सल रिसोर्स हो गया। लोकल जिसका अमाउंट लिमिटेड हो और वो सिर्फ लिमिटेड जगह पर ही पाया जाए, जैसे कि कोल ले लीजिए, आयरन, बॉक्साइट, कुछ भी ले लीजिए। इनकी माइनिंग होती है और हर जगह नहीं होती, कुछ जगह पर ही होती है। जैसे कि इंडिया में झारखंड है, वहां पर होता है कोल, पर यहाँ राजस्थान में नहीं होता ना। तो इसका मतलब कोल जो है वो झारखंड के लिए एक लोकल रिसोर्स हो गया कि सिर्फ वो वहीं पर पाया जाएगा और कहीं पाया नहीं जाएगा।
इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन नेचुरल रिसोर्सेज का हम और दे सकते हैं, वो है इस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब ये कि आपका रिसोर्स कितना है और कितने लंबे समय तक वो जो है पाया जाएगा, अवेलेबल रहेगा। तो इसके बेसिस पर हम लोग दो पढ़ सकते हैं, रिन्यूएबल, जिसको इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कह सकते हैं, दूसरा नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम लोग एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहेंगे। देखो, रिन्यूएबल जिसका अमाउंट काफी ज्यादा है और आप उसे बार बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में फिर से उसे बना सकते हैं, मतलब वो इस दुनिया से खत्म नहीं होने वाला, जिसको आप बार बार यूज में ले सकते हो, वो आपके लिए रिन्यूएबल या इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बन जाएगा। जैसे कि बात करें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सूरज हमेशा रहेगा, उसकी गर्मी, उससे धूप एनर्जी जो है वो हमें हमेशा ही मिलती रहेगी, लाइट हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फिर आपकी जो विंड है, ब्लोइंग एयर, हवा भी हमेशा बहती रहेगी। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो खत्म नहीं हो सकते, इनएग्जॉस्टिबल है या फिर रिन्यूएबल है। दूसरी तरफ आपके नॉन रिन्यूएबल या फिर आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनका अमाउंट, क्वांटिटी बहुत कम है, कि अगर एक प्रॉपर वे में उनका यूज, इस्तेमाल नहीं किया गया तो कुछ समय में हो सकता है वो जो है गायब हो जाए, एकदम पूरे खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी चीज, उन्हें वापस बनाने में करोड़ों साल लग जाएंगे। तो इस कंडीशन में ये रिसोर्सेज आपके लिए नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन उनका हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। जो अभी तुम्हें बताया पढ़ाया उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले तो जल्दी से कमेंट करो। अगर डाउट नहीं भी है तो तुरंत कमेंट कर दो, नो सर, नो डाउट, या जो भी है, जल्दी पर, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मुझे ऐसी उम्मीद थी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें करना है वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर ये नेचुरल रिसोर्स आपके लिए इतने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सीधी सी बात है, इनका यूज करके हम लोग जो है फायदा, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंसान जो है, आपको जैसे पता ही है, लालची होता है, तो वो सिर्फ अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता इन रिसोर्सेज से, बल्कि इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, अपनी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, फायदा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो इस चक्कर में हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि जो रिसोर्स आज है हो सकता है वो कल ना रहे, और हम लोग उसे एक्सप्लॉइट करते करते ओवर एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। और ऐसा करने से बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक तरीके से एंडेंजर्ड हो चुके हैं,
जिन्हें अगर कंजर्व नहीं किया गया आगे तो फ्यूचर में आपको वो मिलेंगे ही नहीं, आप उनसे कोई बेनिफिट ही नहीं उठा पाएंगे। फिर ऊपर से कंटिन्यूअसली वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, रिसोर्सेस की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होगी। और बच्चों जहां डिमांड होती है वहां सप्लाई होता ही होता है। तो जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा सप्लाई, और ज्यादा सप्लाई होने का मतलब है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होगा आगे। तो हमें जरूरत किस चीज की है? ये जो रिसोर्सेज हैं इनका यूज बहुत ज्यादा माइजरली करना चाहिए, हमें एक जुडिशियस वे में यूज लेना चाहिए, मतलब बहुत कंजूसी से। जहां जितने की जरूरत है वहां उतना ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक प्लानिंग से, इक्विटेबिलिटी से और सेंसिबिलिटी से होना चाहिए। प्लानिंग का मतलब हमें सब पता है, एक वेल प्लान मिलर में एक कि भाई कहाँ कितना जो है यूज में लेना है, कहाँ कितना कम लेना है, कहाँ फायदा कहाँ नुकसान, इस तरीके से सब कुछ दिमाग में रखते हुए। इक्विटेबिलिटी का मतलब है सबको इक्वल बनाते हुए कि भैया आपने अपना तो जो है अपना रिसोर्स जो है भंडार भर लिया और इस चक्कर में दूसरे का खाली कर दिया, तो दूसरे को तो रिसोर्स मिला ही नहीं। इक्विटेबिलिटी के साथ और सेंसिबिलिटी के साथ जरूरी चीजों पर ही, जरूरी काम के लिए ही रिसोर्स को खर्च करना है। अब यहाँ से अगली गली में आपको शॉप है, वहां जाकर कोई चीज खरीदनी है तो फिर बाइक ले जाने की, कार ले जाने की क्या जरूरत है? पैदल जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, है ना? तो हम लोगों ने पर क्या किया, हम लोगों ने तो भाई यहाँ पर सेंसिबिलिटी दिखाई ही नहीं। कमरे के अंदर दो दो लाइट जल रही है, पंखे टीवी चल रहे हैं, कोई बैठा नहीं है, तो हमने यहाँ सेंसिबिलिटी नहीं दिखाई। आपको रिसोर्स मिला पर आपने उसे सेंसिबल मैनर में यूज नहीं किया। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म फ्यूचर तक आपका रिसोर्स मेंटेन रहे, यही हमारे लिए एक जुडिशियस यूज या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बन जाएगा। अब रिसोर्स जो है या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या नहीं है, पहले तो वो समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरल रिसोर्स को बस प्रोटेक्शन दे, उनका यूज ना करें। भाई यूज तो लेना पड़ेगा, आपकी जो नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज तो आपको करना ही पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप यूज ही मत लो, बस प्रोटेक्ट करो उन्हें। भाई आप फिर क्या का फायदा, वो फिर रिसोर्स होने का क्या फायदा कि आपकी डेली नीड्स ही जस्टिफाई नहीं हो रही। दूसरा, कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम नेग्लेक्ट ही कर दें। नेग्लेक्ट करने कंजर्वेशन का मतलब है कि हाँ भैया चलो ठीक है, हम लोग इस रिसोर्स का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, और फिर आप उसका यूज में नहीं ले रहे, फिर दूसरे रिसोर्स पर डिपेंडेंट हो गए हो। ऐसा करने से आप अब दूसरे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करोगे पहले वाले को छोड़ करके। तो अगर आपके पास में ऑल्टरनेटिव मेथड्स या ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं तो उन दोनों का इस्तेमाल एक वेल प्लान्ड मैनर में प्रॉपरली हमें करना है। तीसरा, आपकी जरूरतें पूरी करनी है, सिर्फ जरूरतें पूरी करनी है, ये भी कंजर्वेशन का मतलब नहीं है। आपको अपनी आज की प्रेजेंट टाइम की नीड्स को तो फुलफिल करना ही है, साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी इस रिसोर्स को कंजर्व करके रखना है। तो ये हमने समझा कि कंजर्वेशन का क्या मतलब नहीं है। फिर कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जो मैंने पहले बताया था, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज एक अच्छी खासी प्लानिंग, सेंसिबिलिटी और इक्विटेबिलिटी के साथ में करना कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब आखिर ये रिसोर्स कंजर्वेशन की हमें क्या जरूरत है? तो अगर हम लोग एक छोटा सा डेटा हमारे पास में है कि आज से 200 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन
1.75 बिलियन थी और आज ये वैल्यू 5.25 बिलियन हो गई है। 4 गुना हो गई है 200 साल में। बहुत ज्यादा हो गई है पॉपुलेशन। तो ये जो 4 गुना पॉपुलेशन हो गई है तो सीधी सी बात है रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन भी 4 गुना हो गया होगा। जिस रेट से पॉपुलेशन और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है उसी रेट से रिसोर्सेस का अमाउंट जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जा रहा है। चाहे डिमांड फूड की हो, खाने पीने की, क्लोथ्स कपड़ों की हो, शेल्टर घर की हो, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिमांड हो, ये सभी डिमांड्स टाइम के साथ में बढ़ी हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है। और अगर ये डिमांड बढ़ी है तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन एक इनकरेक्ट मैनर में भी बढ़ा है। और नेचर जो है बच्चों उसकी आदत है कि वो अपने आप का बैलेंस बनाए रखती है। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करके नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब करोगे तो इस चक्कर में नेचर ह्यूमन बींग्स के लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी हो जाएगी। पहले तो इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स या सुनामी या ड्रॉट सूखा इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, पर अब ये सारी परेशानियां फ्लड की परेशानी कितनी कॉमन है, तूफान जो है वो कितना कॉमन हो गया है कोस्टल एरियाज में। ये सब क्योंकि हम लोग नेचर जो है उसके बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए जो नेचुरल रिसोर्स है वो आपके लिए बच्चों एक तो है प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसको आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इस टॉपिक में पढ़ सकते हो। और दूसरा जो है आपके लिए नेचुरल रिसोर्स वो है हमारी वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो। तो हम इस चैप्टर में आगे एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करेंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट से हमें कौन कौन से वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं, और फिर हम लोग जो है हमारी वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो देखो जंगल फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारी चीजों में आपके लिए हेल्पफुल है, बहुत सारी चीजों में। चाहे वो इकोनॉमिकली मिलने वाले प्रोडक्ट्स हों जैसे कि गम, या फिर डाई, एसेंशियल ऑयल्स, बहुत से ऑयल्स वगैरह हैं, या फिर मेडिसिन, दवाइयां, ये सभी इकोनॉमिकली आपके लिए हेल्पफुल है। या फॉरेस्ट रेनफॉल में हेल्पफुल हो, वाटर रिसोर्स प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हो, जो रिवर्स है उनमें वाटर फ्लो को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल हो, या आसपास एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, या फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को कंट्रोल करे जिससे सॉइल की लैंड की फर्टिलिटी जो है वो बढ़े, या इसके अलावा फॉरेस्ट हमारे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। बिना फॉरेस्ट के क्लीन एनवायरनमेंट हो ही नहीं सकता। जो कंटिन्यूअसली बढ़ती डिमांड है लकड़ी की, चाहे घर के लिए हो चाहे एज अ फ्यूल हो, ये कंटिन्यूअसली जो है प्रोवाइड कराते हैं आपके फॉरेस्ट। तो बहुत सारी दुनिया भर की चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं और इसी वजह से हम बिना सोचे समझे इन फॉरेस्ट को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लगातार बिना सोचे समझे इनको काटते चले जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया घटता चला जा रहा है और ड्रॉट, सूखा जो अकाल जो है वो, और सॉइल इरोजन जो है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो हिल्स पर
पहाड़ी एरिया पर जो पेड़ होते हैं बच्चों, ये मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसी परेशानी जो है वो कम होती है। पर कंटिन्यूअसली वहां भी पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, तो ये जो लैंडस्लाइड की परेशानी है हिली एरिया में, ये भी बहुत कॉमन हो गई है। फ्लड, बाढ़, क्योंकि जो पेड़ वगैरह होते हैं बहते हुए पानी को रोकते हैं, ठीक है, तो फ्लड जो है इसके चांसेस ज्यादा हो गए हैं। खेती बाड़ी जो है उस पर असर पड़ता है, ठीक है। हर साल नॉर्थ बिहार जो है वहां फ्लड की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिफॉरेस्टेशन की वजह से है कि पेड़ वहां इतने, जंगल इतने कम कर दिए गए हैं काट काट के लोगों ने, कि अब वहां पर बाढ़ आना बहुत कॉमन बात हो गई। तो इस वजह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हमें डू एंड डोंट्स, ये जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि भैया सबसे पहले जंगलों को बचाओ, फॉरेस्ट को कंजर्व करो। भाई सीधी सी बात है, ये फॉरेस्ट की वजह से तो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिला, फॉरेस्ट नहीं रहे, तो खाने पीने का, पैसे का, गाड़ियों का क्या करेंगे, है ना। इसके अलावा चाहे ओमनिवोरस हो, कार्निवोरस हो, हर्बीवोरस हो, सब के सब बच्चों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेस्ट इन प्लांट्स पर ही डिपेंड करती है। पिछले कुछ सालों में लगभग 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज जो है उनके पूरे के पूरे जंगल यहां से, दुनिया से खत्म हो गए, जो कि हमारी इकोनॉमिक वैल्यू का 15% पार्ट था। मतलब 15% जो है पैसा इकोनॉमी का यहां से आता था, वो हमने खत्म ही कर दिया। इंडिया में आज के टाइम पर सिर्फ 8 लाख किलोमीटर एरिया में फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है वो फैले, और मोस्टली जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये आपके सेंटर या फिर आप कह सकते हो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जहां एक ही जगह पर अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो पाए जाते हैं। हमारे कंट्री में लगभग देखा जाए तो 35 लाख मीटर क्यूब टिम्बर, 13 लाख मीटर क्यूब फायरवुड, और दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि बेम्बू, मेडिसिन, गम, रेजिन, रबर, ऑयल, ऑयल सीड्स एटसेट्रा, ये सब हमें प्लांट से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। वो प्लांट नहीं जो आप अपने घर के बाहर लगाते हो, ये जंगल है इनके पूरे, उन जंगलों से, फॉरेस्ट से हमें चीजें मिलती है। तो ये जब इतनी सारी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं फॉरेस्ट से, तो इन फॉरेस्ट को कंजर्व करना उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पर ईयर, हर साल 1.3 मिलियन हेक्टेयर की जमीन, फॉरेस्ट लैंड जो है वो कंटिन्यूअसली इतनी रेट से घटती चली जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, कल्टीवेशन और अर्बनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, और ये सभी चीजें बनाने के लिए, चाहे बिल्डिंग्स हो, मॉल्स हो, रेलवे ट्रैक्स हो, है ना, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, इन सभी के लिए अल्टीमेटली फॉरेस्ट को ही कट किया जा रहा है। स्टार्टिंग में फॉरेस्ट लगभग 70% ऑफ द लैंड को ऑक्यूपाई करते थे, पर आज सिर्फ 17, पहले 70 थे और आज 17% ही रह गए हैं, 17। और इनमें सिर्फ जो अर्बनाइजेशन है उसका रोल नहीं है, कुछ ट्रेडिशनल मेथड भी है, जैसे कि आपने बच्चों शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम सुना हो, जूम फार्मिंग, जिसमें जो नोमैडिक पीपल होते थे ये एक जंगल के एक हिस्से को काट दिया करते थे, उसको जला दिया करते थे। जलाने से पॉल्यूशन तो होता ही था, पर जलाने का फायदा ये होता था कि जो राख होती थी पेड़ पौधों की वो सॉइल में मिल जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, फिर वो उस सॉइल पर क्रॉप करते। पर 2-3 साल, 2-3 सीजन क्रॉप करने के बाद में वो सारी की सारी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। अब वो जमीन बैरन हो गई, उनके लिए फायदेमंद नहीं रही, तो वो क्या करते, उस जमीन को छोड़ करके किसी दूसरे
फॉरेस्ट लैंड पर सेम प्रोसेस को अपनाते हैं। तो सेम इसी थोड़े थोड़े करके शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम फार्मिंग की वजह से बहुत सारे जंगल तबाह हो गए। स्पेसिफिकली नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल्स हैं ये इस प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा करते हैं और जिसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस जो है हम लोग फॉरेस्ट का झेल चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से स्टेप्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हमें अपनाने चाहिए और उसके बाद वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करना है उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सब जो है आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक आप लोग आगे का जो आपका चैप्टर है आप लोग प्लीज उसे पढ़ के रखिएगा। ठीक है, चलो तो फिर अब जो है मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में